हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा और चर्चा के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू को हम जानने का प्रयास करेंगे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण पहलू है ये आपकी परीक्षाओं में बड़ा ही डोमिनेंट फैक्टर बन के आता है, यानी कि आपकी परीक्षाओं में लगातार इससे क्या है क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और इसे हम एक टाइटल देने का काम करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी बनाम शरीयत के जो आपके नियम हैं और कानून हैं। तो एक और क्या रहेंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी रहेंगे और एक और क्या रहेंगे आपके शरीयत के कुछ कानूनों का रेफरेंस आपको यहाँ पे क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर टाइटल आपका बन के आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस आप कहेंगे शरीयत। और यहाँ से आपको कैलकुलेशन अपनी करनी तो है ही, साथ ही साथ आपका बड़ा ध्यान किस ओर आ जाना चाहिए कि आप अपनी परीक्षाओं की महत्ताओं को, मांगों को ध्यान में रखते हुए जितने बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ से आप निकाल सको उतना आपके लिए क्या रहेगा, उपयोगी रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए टाइटल तो हमने दे ही दिया, कोई बात नहीं है, यानी कि एक और क्या रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी रहेंगे और अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस क्या हो जाएगा बनाम, है ना, वर्सेस क्या हो जाएगा आपका शरीयत, क्या हो जाएगा शरीयत। ठीक है, अब देखो वही पुरानी काम हमको करके चलना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स यहाँ पे हमको क्या बना के चलने पड़ेंगे। और जैसे बैकग्राउंड्स अगर आप बनाने की बात करोगे तो एक काम करते हैं, देखो मामला किसका रहेगा, मामला रहेगा आपका दिल्ली सल्तनत का, मामला किसका रहेगा, मामला रहेगा आपका दिल्ली सल्तनत का। ओके, और दिल्ली सल्तनत का मामला रहेगा, कोई बात नहीं है, दिल्ली सल्तनत को क्या दे दो, है ना, शासन का, क्या दे दो, शासन का कानूनी धरातल, क्या दे दो, शासन का कानूनी धरातल, शासन का कानूनी धरातल। ओके, अब जब आप यहां पर दिल्ली सल्तनत को शासन का कानूनी धरातल देने की बात करोगे तो शासन का जो कानूनी धरातल है दो प्रकार से आपके सामने आएगा। एक और आपको क्या दिखाई पड़ेगा, शरीयत, क्या मिलेगा, शरीयत। शरीयत का मतलब क्या है कि जहां पर आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, शासन संबंधी, जहां पर आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, शासन संबंधी, यहां हम यही कहेंगे शासन संबंधी कानूनी या शासन संबंधी कानूनी व्यवहार जहां पर आपको दिखाई पड़े उसे आप क्या कहेंगे, शरीयत कहेंगे। मैंने जानबूझ के लिखा कि शासन संबंधी कानूनी व्यवहार ये आप मतलब क्यों लेके चलोगे, क्योंकि यहां पर आपको शासन का ही क्या बताना है, कानूनी धरातल आपको क्या है बता करके चलना है। और एक तरफ क्या रहेगा आपका, एक तरफ रहेगा आपका जवाबित, एक तरफ क्या रहेगा आपका जवाबित, जिसको आप क्या कहेंगे, जवाबित कहेंगे, क्या कहेंगे, जवाबित कहेंगे। अब ये जो आपका जवाबित है ये आपके परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आपसे पुटअप किया जाता है। जवाबित को रिप्रेजेंट करने के दो प्रकार के तरीके आप लोग यहाँ पर अपना करके चलोगे। जवाबित का एक मतलब तो ये होता है कि शरीयत के नियम एवं कानूनों के विरुद्ध, शरीयत के नियम एवं कानूनों के विरुद्ध, शरीयत के नियम एवं कानूनों के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट, है ना, यानी कि शासन का ऐसा कानूनी धरातल जो शरीयत के नॉर्म्स को नहीं मानेगा, जो शरीयत के रूल्स को नहीं मानेगा और जो शरीयत के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस को नहीं मानेगा, आप उसे क्या कहेंगे, जवाबित कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी परीक्षा में इस भाषा के साथ बात ना हो, इसके साथ बात हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, राज्य का व्यक्तिगत कानून कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राज्य का व्यक्तिगत कानून कहते हैं, राज्य का व्यक्तिगत कानून इसको कहा जाता है। क्योंकि चर्चा आपके किसके, दिल्ली सल्तनत की है, तो दिल्ली सल्तनत में जवाबित यानी कि राज्य के व्यक्तिगत कानून को आधार बना करके किस किसने शासन किया, तो एक करैक्टर आपके सामने क्या बनेंगे, अलाउद्दीन खिलजी बनेंगे। एक करैक्टर आपके सामने कौन बनेंगे, बलबन बनेंगे, कौन बनेंगे, बलबन बनेंगे। और एक करैक्टर आपके सामने कौन बनेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी आपके सामने बन जाएंगे। अब यहां से भी हम आपको सवाल निकाल के दिखाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये किस रूप में आएंगे आपकी परीक्षा में, कि जिन्होंने, अगर मामला किसका, जवाबित का है, तो अगर मामला जवाबित का आपने आधार बनाया तो अलाउद्दीन खिलजी क्यों आएंगे, वो व्यापक प्रयोग को लेकर के आएंगे।
वो किसको लेकर के आएंगे, वो व्यापक प्रयोग को लेकर के आएंगे। यानी कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक व्यवहार के आलोक में जवाबित जैसी व्यवस्था का सबसे व्यापक प्रयोग जो उस समय किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लैंग्वेजेस बनाना सीख लो। अब मैं हमेशा कहता रहता हूं, जब तक कि आप रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस नहीं बनाओगे तब तक परीक्षा उपयोगी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। बलबन को हमको क्या देना है, बलबन को हमको ये देना है कि ये दिल्ली सल्तनत के ये पहले सुल्तान हैं। ये दिल्ली सल्तनत के क्या माने जाएंगे, पहले सुल्तान माने जाएंगे, पहले सुल्तान माने जाएंगे जिन्होंने क्या है, जवाबित का प्रयोग किया था, जिन्होंने क्या है, जवाबित का प्रयोग किया था। बलबन के बारे में ये भाषा, ये लैंग्वेज संभवतः आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। बलबन के कॉन्टेक्स्ट में ये भाषा, ये लैंग्वेज आप तभी निकाल पाओगे जब आपके दिमाग में क्या फिट हो गई है, जवाबित जैसी व्यवस्था। अगर आप जवाबित जैसी व्यवस्था का पोस्टमार्टम करना जानते हैं तो बलबन को आप ये लैंग्वेज दे सकते हैं। हाँ, हम ये कहेंगे हर किताब में, अच्छी किताबों में खासतौर से जवाबित का जो व्यापक प्रयोग है वो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से ही आपके सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ बलबन को भी आपको एक लैंग्वेज दे करके चलनी पड़ेगी। हमको लगता है कि आपको ये कह देना, प्रारंभ कर देना चाहिए कि मामला अगर दिल्ली सल्तनत का है तो दिल्ली सल्तनत के शासन संबंधी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए बलबन ऐसे पहले शासक हुए हैं जो शरीयत के नॉर्म्स को नहीं माने, जो शरीयत के रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं किए, बल्कि उन्होंने किसके हिसाब से काम किया, जवाबित के हिसाब से काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक को कोई लैंग्वेज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। 3 चीजें याद रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन एंड एमबीटी। 3 कैरेक्टर्स आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने क्या है, जवाबित के अकॉर्डिंग काम किया था उस समय। और इसमें इन दोनों का आप रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस देने का काम करेंगे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो जवाबित का व्यापक प्रयोग करते हुए पाए गए और जो बलबन है वो पहले सुल्तान माने गए जिन्होंने जवाबित जैसी व्यवस्था का पहला प्रयोग दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक व्यवहार के आलोक में किया था। अब जो शरीयत है, तो अब यहां पर कैलकुलेशन बनाओ, लैंग्वेज बनाओ। शरीयत जो है, शरीयत के जो आपके नियम है, शरीयत के जो आपके नियम है, इन नियमों का जो सबसे बड़ा उल्लंघन है, ये सवाल भी तो बनेगा, शरीयत के नियमों का जो सबसे बड़ा उल्लंघन है, जो सबसे बड़ा क्या है, वायलेशन है। तो शरीयत के नियमों का जो सबसे बड़ा उल्लंघन है, यानी कि जो सबसे बड़ा क्या वायलेशन है, वो किसकी ओर से आपको लेकर चलना है, उसका आंसर जो आपका बनेगा बिल्कुल यही से आंसर निकलेगा जिन्होंने जवाबित का व्यापक प्रयोग किया था। क्योंकि अलाउद्दीन ने जवाबित का व्यापक प्रयोग किया, इसलिए शरीयत के नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन जो करके चलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी करके चलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी करके चलेंगे। एक लैंग्वेज और दो कि शरीयत के जो आपके नियम हैं, शरीयत के जो आपके नियम हैं, इन नियमों को अगर आप शासन के साथ जोड़ने की बात करोगे, शासन के साथ जोड़ने की बात करोगे तो इन नियमों का सबसे बड़ा पालन किसने किया था, इन नियमों का सबसे बड़ा पालन किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, इन नियमों का सबसे बड़ा जो पालन किया था वो किसने किया था, इक्वल FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक की ओर से किया गया था। तो यात्रा अगर आपको आसान बनानी है और अपनी चर्चा को अगर आप परीक्षा उपयोगी रखना चाहते हैं तो आप डिस्कशन करते रहो, अपने आप को कैलकुलेटिव बनाते रहो। तो सवाल आप देख पा रहे हैं कि सवाल तो आपके सामने आ ही जाते हैं। इस प्रकार से शुरुआत में आपको यह व्यवहार करने की यहां पे आवश्यकता रहेगी। हम एक बार आपको रिकॉल कराना चाहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस हमने शरीयत एक टाइटल यहां पे लिया है और दिल्ली सल्तनत को हमने क्या है, आधार बनाया है। और दिल्ली सल्तनत का शासन जो है उसका कानूनी धरातल है। तो कानून आपको 2 ही प्रकार के नजर आएंगे, या तो शरीयत का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा और यहां पर शरीयत का रेफरेंस आप किस रूप में लेके चलेंगे, जहां शासन संबंधी कानूनी व्यवहार आपको दिखाई पड़ रहा हो। एक रेफरेंस आप संदर्भ किसका लेके चलेंगे, जवाबित जैसी व्यवस्था का लेके चलेंगे और जवाबित जैसी व्यवस्था की 2 प्रकार की परिभाषाएं बना लेंगे। एक तो ये कहना सीखेंगे कि शरीयत के नियम एवं कानूनों के क्या है, ये अगेंस्ट है व्यवस्था, और इसको क्या कहेंगे, इट वाज द इंडिविजुअल लॉ ऑफ स्टेट, ये राज्य का व्यक्तिगत कानून था। 3 प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको अपने जहन में रखने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। ये 3 कैरेक्टर्स आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने शासन संबंधी कानूनी व्यवहार को अपनाते हुए उस समय जवाबित की व्यवस्था का सहारा लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी व्यापक प्रयोग करते हुए पाए गए, बलबन ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़े, ऐसे सुल्तान दिखाई पड़े जिन्होंने जवाबित जैसी व्यवस्था का पहला प्रयोग किया। ये सवाल नया है,
बता रहा हूं आपको मैं, ये नया है, ये आज तक किसी परीक्षा में पुटअप नहीं किया गया, लेकिन एक दिन होगा कि आएगा। दो सवाल हमने उधर बनाए कि शरीयत जैसी व्यवस्था का या नियम का सबसे बड़ा वायलेशन आपको किसके शासन में मिलेगा? अलाउद्दीन के शासन में मिलेगा। और शरीयत के जो आपके नॉर्म्स हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनका सबसे बड़ा पालन किसके शासन में आपको मिलेगा? तो वहां आपका आंसर क्या जाएगा? फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा, यानी कि FST आ जाएगा। वहां आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? फिरोज शाह तुगलक आ जाना चाहिए, यानी कि FST वहां पे क्या है? आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे सवाल आप यहां से निकाल सकते हैं। चर्चा आपके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र रहेगी, पाक साफ रहेगी। आपको बस वीडियोस के साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को सही दिशा आपको क्या है? दे देनी है। ठीक है, परीक्षाओं में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा आपको क्या काम करना है। अगर हम एक तरफ किसको लेके चलें? शरीयत को। यहां से मान लीजिए हमने एक तरफ किसको लिया? शरीयत को लिया। कोई बात नहीं जी, यहां पे शरीयत को क्या इस्टेब्लिश कर देते हैं, और एक और हम किसको इस्टेब्लिश कर देते हैं? जवाबित। किसको? जवाबित। और जवाबित किसकी ओर से? तो मेजर वन कैलकुलेशन जो आपकी होगी वो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से होगी। किसकी ओर से होगी? अलाउद्दीन खिलजी की ओर से होगी। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि शरीयत में जो टैक्सेस हैं, यानी कि करों का जो वर्णन है, शरीयत में करों का जो वर्णन है, यानी कि डिस्कशन जो आया था किसके बारे में? टैक्सेस के बारे में। तो कर जो हैं वो 4 प्रकार के कर ही बताए जाते हैं। कहां पर? शरीयत में क्या है? वो 4 प्रकार के कर ही आपको क्या है? बताए जाते हैं। 4 प्रकार के जो कर हैं वो किस रूप में आपके सामने आ जाते हैं? जैसे जजिया आपके सामने आ जाता है, जैसे ज़कात आपके सामने आ जाता है, ओके, जैसे खराज आपके सामने आ जाता है, ठीक है, जैसे क्या है? खुम्स आपके सामने आ जाता है। इनकी डेफिनेशंस अलग से हम किसी और क्लास के माध्यम से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जजिया में, शरीयत में क्या है? केवल 4 ही प्रकार के करों का वर्णन आपको दिखाई पड़ता है। जजिया है, ज़कात है, खराज है और क्या आपका? खुम्स है। और शरीयत में आप ये कहेंगे कि भू राजस्व की जो दर आपको बताई गई थी उस समय, शरीयत में भू राजस्व यानी कि कृषि उत्पादन में राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है, तो शरीयत में भू राजस्व की जो दर आपको उस समय बताई गई थी, ये भू राजस्व की दर कितनी रही थी? उत्पादन का 33%। क्या कहेंगे? उत्पादन का 33%। उत्पादन का 33% आप कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादन का 33%। अब मामला किसका है? अब मामला है जवाबित का। और जवाबित का मामला किसकी ओर से है? अलाउद्दीन की ओर से है। तो जैसा आप जान पा रहे हैं कि जवाबित जो है वो शरीयत के नियम और कानून के बिल्कुल क्या अगेंस्ट है। तो अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो अलाउद्दीन खिलजी की एक कैलकुलेशन तो आप ये कह पाओगे कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार के संदर्भ में, आर्थिक व्यवहार के संदर्भ में सर्वाधिक कर लगाए। सर्वाधिक कर, यह लैंग्वेज आती है आपकी परीक्षाओं में, सर्वाधिक कर लगाए, है ना। अगर हम लोग हरिश्चंद्र वर्मा जो बड़े अच्छे राइटर माने जाते हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के, तो जो मैक्सिमम टैक्सेस हैं, यहां से जो मैक्सिमम टैक्सेस आपको निकाल के वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मैक्सिमम टैक्सेस आपको दिखाई पड़ेंगे उनका नंबर लगभग में कितना है? वर्चुअली कितना है? 33 के आसपास बताते हैं। तो आप शरीयत के नियम और कानून का रेफरेंस लो, तो शरीयत के जो आपके नियम और कानून हैं वो तो केवल 4 ही प्रकार का रेफरेंस आपके सामने लेके आते हैं। जजिया, ज़कात, खराज, लास्ट वन क्या आपका खुम्स है। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन ने जवाबित के हिसाब से काम किया और जवाबित का व्यापक प्रयोग आपने किसको दिया? अलाउद्दीन को आपने देने का कार्य किया, तो फिर आपको शरीयत के इस नियम के अगेंस्ट किसको रखना पड़ेगा? अपोजिट वे में किसको डिस्कस करना पड़ेगा? अलाउद्दीन को। कहा गया है कि अगर आप संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार का रेफरेंस लेते हैं तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार के संदर्भ में जो मैक्सिमम टैक्सेस लगवाने का कार्य किया था तो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से किया गया था। और वर्चुअली यानी कि लगभग हरिश्चंद्र वर्मा साहब जो इनका नंबर आपको क्या देते हैं? 33 देते हैं। तो एक लैंग्वेज एक सवाल तो आपका यहां पे क्या है? ये निकल जाता है। दूसरी बात क्या है
कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भू राजस्व की दर है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भू राजस्व की दर है, तो भू राजस्व की जो दर है शरीयत क्या बताती है? शरीयत बताती है कि कितनी हो जानी चाहिए? उत्पादन का 33% आ जाना चाहिए। उत्पादन का कितना है? 33% आ जाना चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन जो है वो शरीयत के नियम और कानूनों के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उत्पादन का 33% तो लेकर के नहीं चलेगा। वो कितना लेके चला? उत्पादन का 50% लेके चला। वो उत्पादन का कितना लेके चला? वो उत्पादन का 50% लेकर चला। और जो उत्पादन का 50% है, इसको आप लैंग्वेज ऐसे देंगे कि दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार के आलोक में, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार के आलोक में, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार के आलोक में, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार के आलोक में भू राजस्व की सर्वाधिक उच्च दर, भू राजस्व की सर्वाधिक उच्च दर, ये सर्वाधिक उच्च दर किसके शासनकाल में आपको दिखाई पड़ेगी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपको दिखाई पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक व्यवहारों के संदर्भ में शरीयत के जो नियम्स हैं, शरीयत के जो आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कुछ अलग प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ करों का डिस्कशन केवल 4 प्रकार से आया है, अलाउद्दीन ने 33 बना दिए। तभी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि शरीयत के नियमों का सबसे बड़ा वायलेशन आपको किसको देकर चलना है? आपको अलाउद्दीन को देकर चलना है। शरीयत में जो आपका भू राजस्व की दर है वो कितना है? वो 33% उत्पादन का बताया गया है। लेकिन अलाउद्दीन इसको कितना अपनाता है? उत्पादन का 50% लेकर के चलता है। इसी को आधार बना करके आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवहार के आलोक में भू राजस्व की जो सर्वाधिक उच्च दर मिलेगी वो किसके शासनकाल की विशेषता है? वो अलाउद्दीन के शासनकाल की विशेषता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब यहां पर कुछ और हम डिस्कस करके चलेंगे। और ये सवाल बहुत आते हैं आपकी परीक्षा में, याद रखना। ये सवाल जो रेफरेंसेस मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं, ये आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं सवाल, ये याद रखना। ठीक है ना? चलो अब देखिएगा क्या करेंगे कि हमको ये पता पड़ा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, है ना, वो क्या है? वो मैक्सिमम टैक्सेस की व्यवस्था अपनाते हैं। और हमने कहा है कि दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण आर्थिक व्यवहार के आलोक में सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगवाने का जो कार्य किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगवाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अब ये जो यहाँ पर मैक्सिमम टैक्सेस हैं, तो इसमें नंबर तो आपको हरिश्चंद्र वर्मा कितने बता रहे हैं? 33 बता रहे हैं। तो 33 का मतलब क्या होगा? 33 का मतलब ये होगा कि शरीयत में बताए गए 4 कर और प्लस अतिरिक्त कर, प्लस क्या है? अतिरिक्त कर। प्लस में क्या? अतिरिक्त कर। अब ये जो अतिरिक्त कर जैसी शब्दावली है, मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपको एक सवाल यहां से क्या है? दे करके चलती है। ये भी क्या है? आपको एक सवाल यहां से दे करके चलती है, याद रखना। क्या कहेंगे? अतिरिक्त कर जैसी जो व्यवस्था है, अतिरिक्त कर जैसी व्यवस्था को क्या कहा गया था? वो पूछता है कि सल्तनत काल में क्या कहा गया। पूछेगा कि सल्तनत काल में क्या कहा गया? सल्तनत काल में क्या कहा गया? क्या कहा गया? तो सल्तनत काल में क्या कहा गया, तो इसके रिगार्डिंग आपका जो प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए, आप कहेंगे अब बाब, अब बाब, अब बाब। ये शब्दावली बहुत आपसे आपकी परीक्षाओं में पुटअप की जाती है कि सल्तनत काल में अब बाब जैसी व्यवस्था क्या थी, तो आप कहेंगे एडिशनल टैक्सेस यानी कि अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्सेस यानी कि अतिरिक्त कर। ठीक है, ये यहां से आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये शब्दावली काफी ज्यादा लोकप्रिय रहती है ना। आप मैक्सिमम टैक्सेस को इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि शरीयत में बताए गए जो 4 प्रकार के कर हैं, उन 4 प्रकार के करों के साथ क्या है? अतिरिक्त करों की व्यवस्था जुड़ी। कि नंबर कितना चला गया? 33 चला गया, 4 प्लस एडिशनल टैक्सेस।
और जो सल्तनत काल में इनको क्या कहा गया, यहां से जो सवाल आप निकाल के चलेंगे तो सल्तनत काल में इनको क्या कहा गया, अबवाब कहा गया। क्या कहा गया, अबवाब कहा गया। तो ये बात आप क्या है अपने जहन में लेकर के चलेंगे। ये बात क्या है आप अपने जहन में लेकर के चलेंगे। ये बात आप क्या है अपने जहन में स्टैब्लिश करके चलेंगे। अब एक नया प्रहार करते हैं। नया प्रहार कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि एक और आपने किसको लिया है, अलाउद्दीन खिलजी को आपने लिया है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है, आप देख पा रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है, उस शासन का जो कानूनी धरातल आपने लिया, तो शासन का कानूनी धरातल आपने क्या लिया, आपने क्या लिया जी, आपने लिया जवाबित। आपने क्या लिया, जवाबित। जवाबित, ठीक है, जवाबित। और यहां से फाइनली आपने क्या निकाला, आपने निकाला कि अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या है, अतिरिक्त करों की व्यवस्था है। क्या है, अतिरिक्त करों की व्यवस्था है। अतिरिक्त करों की व्यवस्था है, जिसको आपने अभी क्या कहा था, अबवाब कहा था। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम टैक्सेस की व्यवस्था। मैक्सिमम टैक्सेस की व्यवस्था भी क्या है, आप इसको कह पाओगे, मैक्सिमम टैक्सेस की व्यवस्था। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या है, हम कहेंगे कि फेमस टैक्सेस क्या रहे। और ये जो फेमस टैक्सेस हैं ये कहां से आ जाने चाहिए आपके, ये आप कहां से निकालेंगे बाहर, एडिशनल टैक्सेस की व्यवस्था से बाहर निकालेंगे, अतिरिक्त करों की व्यवस्था से बाहर निकालेंगे, अतिरिक्त करों की व्यवस्था से बाहर निकालेंगे। तो जो फेमस टैक्सेस हैं, एक को आप क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घरी कर। हिंदी में क्या कहते हैं, घरी कर कहते हैं। और जो आपका घरी कर है उसी को आप क्या कहेंगे, हाउसिंग टैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हाउसिंग टैक्स आप कहेंगे। और एक को हिंदी में क्या कहा जाता है, चारागाह। क्या कहा जाता है, चारागाह कर कहा जाता है। चारागाह कर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, ग्रेजिंग टैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेजिंग टैक्स, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे। तो सवाल आपसे पुटअप किया जाएगा कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने घड़ी कर को लगाने का कार्य किया या जिसने चारागाह कर को लगाने का कार्य किया। तो मामला चाहे घड़ी कर का हो या मामला चाहे किसका हो, चारागाह कर का हो, इनका इम्पोजिशन जो आपको दिखाना है, तो इनका इम्पोजिशन आप किस ओर लेकर चलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की ओर आप इनका जो इम्पोजिशन है वो आप लेकर के चलेंगे। अब हम कुछ नया आपको बना के दिखाते हैं। अबवाब जैसी व्यवस्था की समाप्ति, अबवाब जैसी व्यवस्था की समाप्ति, अबवाब जैसी व्यवस्था की समाप्ति। ठीक है, आप जान पा रहे होंगे कि अबवाब किसको कहा जाएगा, अतिरिक्त करों को कहा जाएगा। पूरा कैटेगराइज करके चल लो, पूरा कैटेगराइज, घड़ी कर प्लस चारागाह कर, जैसे करों की समाप्ति, जैसे करों की समाप्ति, जैसे करों की समाप्ति। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि अबवाब जैसी व्यवस्था की समाप्ति करने का कार्य किसने किया। तो भी अबवाब जैसी व्यवस्था की समाप्ति करने का कार्य वो व्यक्ति करेगा जो शरीयत के नियमों का सबसे बड़ा पालन करके चला। और शरीयत के नियमों का सबसे बड़ा पालन आपने किसको दिया है, FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक को आपने देने का कार्य किया। घड़ी कर और जो आपके चारागाह कर है ना, इनके बारे में अलग से कैटेगराइज करके पूछेगा कि घड़ी कर और चारागाह कर जैसे जो कर हैं इनकी समाप्ति करने का कार्य किसने किया। तो समाप्ति यहाँ भी वही करेगा जो शरीयत के नियमों का सबसे बड़ा पालन लेके चला है। यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा आपका, फिरोज शाह तुगलक होगा। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, FST, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस चर्चा के माध्यम से जो एक शीर्षक हमने आपको दिया, आप देख लें इनको अच्छे से, है ना। एक बार आपने लिया अलाउद्दीन का शासन और कानूनी धरातल क्या जवाबित है, अतिरिक्त करों की व्यवस्था उनके पास है, यानी कि मैक्सिमम टैक्सेस की व्यवस्था उनके पास है। लेकिन जो मैक्सिमम टैक्सेस हैं या जो अतिरिक्त कर हैं उनमें फेमस टैक्सेस कौन कौन से रहे, घड़ी कर और चारागाह कर, इनको लगाने का कार्य किसने किया, अलाउद्दीन ने किया। यहां पर आपका आंसर यह आ जाना चाहिए। अगला सवाल आप क्या बनाएंगे, 2, अबवाब जैसी व्यवस्था की समाप्ति किसके पास है, फिरोज शाह तुगलक के पास है। यह अलग से कई बार कैटेगराइज करके पूछता है कि घड़ी कर तथा चारागाह कर जैसे करों की समाप्ति किसके पास है, फिरोज शाह तुगलक के पास है।
तो आज की चर्चा के माध्यम से जो एक शीर्षक हमने आपको दिया कि अलाउद्दीन खिलजी बनाम शरीयत, तो यहाँ से जो जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, वो तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल क्या है, हमने आपके सामने उनका प्रॉपर एंड वेरी साइंटिफिक एंड वेरी सिस्टमेटिक क्या है प्रेजेंटेशन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि चर्चा आपको लाभान्वित करके अवश्य चलेगी। इस चर्चा से आप लाभ ग्रहण कर पाओगे और परीक्षाओं में अगर इस प्रकार के सवाल आपके सामने पनपते हैं तो वो सवाल बिल्कुल क्या है, राइट हो जाने चाहिए, सही हो जाने चाहिए, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी भाई, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।